आज की कहानी आपको हवाई यात्रा करने से पहले सोचने पर मजबूर कर देगी। ये एयरलाइन की दुनिया की कहानी है। कहानी की शुरुआत एक यूरोपियन एयरलाइन के साथ होती है जिसका नाम एट्रियन 800 है, जिसने पेरिस से दुबई जाने के लिए उड़ान भरी थी। ये हवाई यात्रा आसान नहीं थी। यहाँ पायलट और पैसेंजर्स को टर्बुलेंस का सामना करना पड़ता है। सभी पैसेंजर्स को बैठने और सीट बेल्ट बांधने के लिए कहा जाता है, पर प्लेन अचानक से सीधा नीचे गिरने लगता है और वो क्रैश हो जाता है। वहीं एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मैथ्यू है, जो एक ब्लैक बॉक्स एक्सपर्ट है। दरअसल किसी भी प्लेन की दुर्घटना होने के बाद उसमें से एक डिवाइस को ढूंढकर निकाला जाता है जिसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, जिसका काम प्लेन दुर्घटना के कारणों की जानकारी देना है। मैथ्यू के पास गजब की सुनने की क्षमता है। वो BEA नाम की संस्था के लिए काम करता है। ये एक इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है जिसका काम हवाई दुर्घटनाओं के कारणों और सबूतों का पता लगाना है। एक दिन ऑफिस में बहुत हलचल थी। यहाँ पता लगता है कि एक विमान एट्रियन 300 जिसमें 300 पैसेंजर्स और 16 क्रू मेंबर थे, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। उड़ान का रूट पेरिस से दुबई था और गिरने का स्थान हॉट्सवई के पहाड़ों में था। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए विक्टर नाम के एक आदमी को काम सौंपा गया। उसने बाल्सन नाम के आदमी को अपने साथ काम में लिया। हालांकि इस पूरे समय मैथ्यू ही अक्सर विक्टर के साथ काम करता था। उसके बाद मैथ्यू बाल्सन को देने के लिए एक विशेष जांच सूटकेस को लेकर जा रहा था। जब वो उसे देने वाला था, उसने गलती से विक्टर की कार को सूटकेस से खरोंच दिया, जिससे वहां निशान पड़ गए। विक्टर की कार में सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ था, जिससे मैथ्यू का चेहरा फुटेज में आ गया। इसके बाद मैथ्यू अपनी वाइफ नोएमी और उसके बॉस जेवियर से एक पार्टी में मिलता है। नोएमी पेगासस सिक्योरिटी नाम की एक हवाई जहाज कंप्यूटर नेटवर्क कंपनी के लिए काम करती है। बाद में घर जाते समय उन्होंने एट्रियन 800 दुर्घटना के बारे में बात की। यहाँ पता चलता है कि घटना से पहले पायलट का हवाई यातायात नियंत्रण, जिसे आमतौर पर ATC कहा जाता है, उससे संपर्क टूट गया था। इसी बीच दूसरे लोग एट्रियन 800 विमान से ब्लैक बॉक्स लेकर आ गए। ब्लैक बॉक्स में दो भाग होते हैं, FDR और CVR। FDR का मतलब है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसमें उड़ान के दौरान तकनीकी डेटा का रिकॉर्ड, जैसे विमान की ऊंचाई, गति, इंजन की शक्ति और अन्य ग्राफ या लेख मिलते हैं। दूसरा है CVR, मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये वो भाग है जो कॉकपिट में बातचीत को रिकॉर्ड करता है, जिसमें 4 चैनल होते हैं, जैसे कि स्पीकर से बातचीत, कॉकपिट से बातचीत, पायलट की बातचीत जो ATC यानी कि यातायात नियंत्रण से जुड़ी होती है, और विमान का वातावरण जैसे उसके इंजन या मौसम की जानकारी मिलती है। उस समय विक्टर और उसकी टीम CVR खोलने वाली थी और मैथ्यू उसे ऑफिस से लाइव देख रहा था। बहुत सावधानी से खोलने के बाद CVR डिवाइस को तुरंत साफ किया गया, रिकॉर्डिंग फाइल को डाउनलोड किया गया और विक्टर द्वारा उसकी जांच की गई। अगले दिन BE के डायरेक्टर फिलिप ने मैथ्यू को बुलाया और कहा कि विक्टर कहीं गायब हो गया है और बाल्सन को भी ब्लैक बॉक्स की जांच करने में परेशानी हो रही है, और शाम को 7 बजे CVR की जानकारी पर चर्चा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। फिलिप ने मैथ्यू से मदद मांगी कि वो बाल्सन के साथ इसे इन्वेस्टिगेट करे, और उन्होंने सावधानी से इसकी जांच की। मैथ्यू यहाँ तक कि उलझी हुई रिपल केबल के कारण होने वाली हल्की सी भी आवाज या सरसराहट भी सुन सकता है। CVR से रिकॉर्ड की गई बातचीत को सुनने के बाद पता चलता है कि पायलट और सह पायलट की बातचीत ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हुई थी। तभी जीन नाम की एक फ्लाइट अटेंडेंट उनके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आई थी। बाद में जब जीन ने फिर से कॉकपिट में प्रवेश किया, तब कॉकपिट में एक और इंसान के कदमों के प्रवेश की आवाज आई। उसके बाद तो केवल और केवल सरसराहट की आवाजें ही सुनाई दे रही थी। जब विमान दुर्घटनाग्रस्त होने वाला था, तब रिकॉर्डिंग के अंत में पायलट की आवाज सुनाई दी। मैथ्यू ने रिकॉर्डिंग से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिक ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। यहाँ तक कि मैथ्यू ने बाल्सन से पैर पटकना बंद करने के लिए भी कहा, ताकि वह रिकॉर्डिंग को बेहतर ढंग से सुन सके। रिकॉर्डिंग की आवाज को साफ करने के लिए मैथ्यू ने कई तरीके आजमाए और आखिरकार एक पुरुष यात्री की आवाज चिल्लाते हुए सुनाई दी। इसके बाद मैथ्यू ने अपनी जांच के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसकी इन्वेस्टिगेशन के अनुसार वहां एक घुसपैठिया था जो फ्लाइट अटेंडेंट के ठीक बाद कॉकपिट में घुसने में कामयाब रहा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि घुसपैठिया एक आतंकवादी था। अगली सुबह एक समाचार प्रसारित हुआ। उसमें बताया गया कि एक कथित यात्री जिसने कॉकपिट में घुसपैठ की थी, वो मिस्र का एक व्यक्ति था। मैथ्यू की CVR की जांच की सफलता को देख फिलिप ने मैथ्यू को चीफ इन्वेस्टिगेटर के रूप में नियुक्त किया। ऐसा विक्टर को बदलने के लिए भी किया गया, क्योंकि उस दिन से अब तक विक्टर को अभी तक किसी ने नहीं देखा। दोपहर बाद मैथ्यू एक ऐसे व्यक्ति के पास गया
जिसकी पत्नी उस हवाई दुर्घटना में मरने वालों में से एक थी। उसने दावा किया कि उसे उसकी पत्नी से एक वॉइस मैसेज मिला था जिसमें कहा गया कि विमान बहुत ही अव्यवस्थित स्थिति में है और विमान दुर्घटनाग्रस्त होने तक हर कोई चिल्ला रहा था। मैथ्यू ने उस आदमी का फोन जांच करने के लिए उससे उधार लिया। मैथ्यू ने देखा कि वॉइसमेल सुबह 7:56 पर आया था, जबकि सुबह 7:53 पर दुर्घटना हुई थी। इस घटना की जांच करने के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के 3 मिनट बाद वॉइस मैसेज भेजा गया, जो कि असंभव था। इस बात के बारे में फिलिप को फौरन बताया गया। फिलिप के अनुसार समय की गड़बड़ी इसलिए हुई क्योंकि इंटरनेट की वजह से मैसेज लेट डिलीवर हुआ होगा। फिलिप कहता है कि ऐसा हो सकता है, पर मैथ्यू इस बात को मानना नहीं चाहता। उसे इस केस पर और ज्यादा शक होता है। वो इस केस को और ज्यादा जांचना शुरू करता है। मैथ्यू जब भी और जहां भी जाता रिकॉर्डिंग हमेशा अपने पास रखता था, यहाँ तक कि वो सुरक्षित रखे हुए विमानों के अवशेषों की जांच करने भी गया। उसने हर यात्री का डेटा चेक किया, फेसबुक पर अपलोड की गई तस्वीरों को देखा और सीवीआर को सुनता रहा। मैथ्यू के ध्यान केंद्रित करने की जबरदस्त क्षमता ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे वो विमान पर ही था। वो मिस्रवासी जिस पर घुसपैठिए होने का संदेह था, यहाँ पता चलता है कि कॉकपिट तक वो गया ही नहीं था। उस पर शक होना गलत साबित हुआ। मैथ्यू का शक और बढ़ गया। सीवीआर से उसे जो भी मिला उससे वो संतुष्ट नहीं था। वो विक्टर के ऑफिस गया ताकि वो केस से संबंधित और जानकारी निकाल सके। जब उसने विक्टर के डेस्क की जांच की तो उसे पासवर्ड के साथ साथ विक्टर के घर का पता भी मिला। इसके बाद वो सीधे उस पते पर गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसे विक्टर कहीं नजर नहीं आया। उसने चढ़कर घर में घुसने का फैसला किया। सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद किए हुए थे। ऐसे में उसने खिड़की का शीशा तोड़ना सही समझा। जब उसने प्रवेश किया तो उसने तुरंत कमरों की जांच की और उनमें से एक कमरे में विक्टर का लैपटॉप मिला। किस्मत से उसके पास लैपटॉप का पासवर्ड था जो उसे विक्टर के ऑफिस से मिला था, जिसकी उसने तस्वीर खींच ली थी। लेकिन लैपटॉप पर सबूत ढूंढने के बाद भी उसे इस केस से जुड़ी कोई फाइल नहीं मिली। उसके पास वहां रहने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसकी इस केस में मदद कर सके। लेकिन जब वो घर जाने वाला था तो उसने गैरेज में विक्टर की कार को देखा और उसे याद आया कि कार में एक डैश कैम था। मैथ्यू कार की चाबी को ढूंढने में कामयाब रहा। उसने कार को खोला और सबूत के लिए डैश कैम के मेमोरी कार्ड को निकालकर चेक किया। जब वो वीडियो देख रहा था तब विक्टर का पड़ोसी अपने डॉग के साथ वहां आया। मैथ्यू ने पड़ोसी से विक्टर के बारे में पूछा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पड़ोसी ने उसे कल से नहीं देखा था। बाद में जब मैथ्यू घर लौटा उसने डैशकैम की फुटेज की जांच की, जहां उसने विक्टर को देखा जो विमान दुर्घटना के ठीक 3 दिन बाद 11 अक्टूबर को देर रात घर आया था। इसके अलावा फुटेज में कुछ भी संदिग्ध नहीं था। मैथ्यू ने करीब रात 10 बजे की फुटेज की दोबारा जांच की तो मैथ्यू ने देखा कि फुटेज में विक्टर पेगासी के महत्वपूर्ण व्यक्ति जेवियर से मिला था। जब उसने आगे जांच की तो पता चला कि पेगासी ने अपनी सुरक्षा प्रणाली यूरोपियन एयरलाइन को बेच दी है और अपने विमान एट्रियन 800 को पहली बार शुरू किया जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फिर मैथ्यू ने तुरंत अपने सहयोगी समीर से यह जांच करने के लिए कहा कि पायलट इस प्लेन को संभाल क्यों नहीं सका और ये पता लगाने के लिए कहा कि क्या किसी खामी का कोई संकेत था, खास तौर से MHD जनरेटर के साथ। इसके बाद मैथ्यू अपनी पत्नी को लेने गया। उसने अपनी पत्नी से पेगासी की सुरक्षा की प्रणाली के बारे में पूछा, लेकिन नोमी ने कहा कि सिस्टम कई परीक्षणों से गुजरता है और सुरक्षा के लिए इसे प्रमाणित किया भी गया है। दूसरी ओर जेवियर को पता चलता है कि मैथ्यू को उसकी कंपनी पर शक है। फिर जेवियर ने मैथ्यू को मिलने के लिए कहा और सीधे बताया कि सिस्टम ठीक काम कर रहा है और उसे पेगासी पर शक नहीं करना चाहिए। ये सुन मैथ्यू ने जेवियर को डैशकैम फुटेज को दिखाया जिसमें विक्टर और जेवियर को मिलते हुए दिखाया गया है, लेकिन जेवियर अपनी बात पर टिका रहा। उसने मैथ्यू को बताया कि वो और विक्टर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। जेवियर यहाँ मैथ्यू के काम पर सवाल उठाता है कि वो बार बार सीवीआर की रिकॉर्डिंग को सुन रहा है। अचानक हो रहे शोर से मैथ्यू परेशान होने लगा, जिससे उसका नियंत्रण खोने लगा। उसका सिर तेज आवाजों से भर गया और जेवियर को वहां छोड़ वो चला गया। उस रात जब नोमी सो रही थी उसने उसके लैपटॉप से चुपके से पेगासी की जानकारी निकालने की कोशिश की। उसे एक फाइल मिली जो एट्रियन 800 की थी। उसने उसको अपने पास कॉपी कर लिया। उसने अगले दिन वो फाइल फिलिप को दिखाई, पर बदकिस्मती से ऐसा होने के बाद जेवियर को इस लीक के बारे में पता चल गया, जिसकी वजह से नोएमी को नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि जानकारी उसी के लैपटॉप से लीक हुई थी। नोएमी यहाँ मैथ्यू को दोषी ठहराती है क्योंकि उसने उसके लैपटॉप से निजी जानकारी चुराई और उसे सार्वजनिक कर दिया, और इन सब का दोषी नोएमी को ठहराकर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। मैथ्यू ने माफी मांगी क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि डेटा जनता के बीच में लीक हो जाएगा।
उसने ये भी स्वीकार किया कि एट्रियन 800 दुर्घटना के मामले के रहस्य को सुलझाने और साबित करने के लिए उसे उस डेटा की आवश्यकता थी। उसे सीवीआर से मिली सभी रिकॉर्डिंग गलत थी। डेटा लीक के कारणों की वजह से उनकी शादी टूट गई। समीर मैथ्यू को ऑफिस में जगाता है, उसे एमएचडी की जांच के लिए बुलाता है। कई टेस्ट किए जाते हैं और उसे यहाँ पता चलता है कि एमएचडी में कोई खामी नहीं है। वो वैसा ही काम कर रहा है जैसा उसे करना चाहिए। मैथ्यू खामी ढूंढने की कोशिश करता है ताकि क्रैश होने के कारण का पता चले, पर उसे कुछ नहीं मिलता। वो इस सिचुएशन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। मैथ्यू शांत रहने के लिए अपने भाई के घर रुकता है। वो अपनी भतीजी के साथ ड्रोन से खेलने के लिए पार्क में जाता है। तभी वो देखता है कि कुछ बच्चों ने ड्रोन को हैक कर लिया है और उसे कंट्रोल में ले लिया है। उसे यहाँ एहसास होता है कि एट्रियन 800 का सिस्टम खराब नहीं था, बल्कि उसे हैक किया गया था। इसके बाद मैथ्यू जेवियर के पास जाता है, उसे सिस्टम के हैक्ड होने के बारे में बताता है। जेवियर कहता है कि उसका सिस्टम इतना ज़्यादा एडवांस है कि उसे कोई हैक नहीं कर सकता। इसके बाद मैथ्यू अपनी दोस्त लॉरा से मिलने जाता है, जो एक जर्नलिस्ट है। वो उसे अपने शक के बारे में बताता है कि शायद प्लेन को किसी ने हैक किया था। लॉरा उसे कहती है कि अगर इस बात को मान भी लें तो इसको साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, और जो इंसान इसे हैक कर भी सकता था उसका नाम डेविड है, जो पेगासे का एक पुराना एम्प्लॉय था। उसने ऐसा करने की कोशिश की थी, पर उसे पकड़ लिया गया और उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन उसने जेल में अपनी सज़ा पूरी कर ली थी और उसके बाद से उसे किसी ने नहीं देखा। इसके बाद मैथ्यू वापस चला गया। एट्रियन 800 के यात्रियों द्वारा अपलोड की गई तस्वीरों को देखने के लिए वो फेसबुक पर गया और वहाँ तस्वीरों में एक ऐसा व्यक्ति मिला जो संयोग से डेविड जैसा था। फिर उसने पैसेंजर लिस्ट को चेक किया जिसमें डेविड नाम का कोई नहीं था। मैथ्यू को जो जानकारी मिलती है वो नोएमी को बताता है। वो उसे उसकी मदद करने को कहता है, पर नोएमी मैथ्यू की बात पर यकीन नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। यहाँ फिलिप को मजबूरन मैथ्यू का ट्रांसफ़र करना पड़ा, क्योंकि उसकी बातें सिर्फ संदेह वाली थी, उसको साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। मैथ्यू एक हेलीकॉप्टर क्रैश का वीडियो देखता है, जिस पर विक्टर और मैथ्यू ने एट्रियन 800 की दुर्घटना से पहले साथ में काम किया था। ये डेटा विक्टर ने 11 अक्टूबर की रात को सेव किया, जिस रात वो घर लेट आया था और तभी उसको आखिरी बार देखा गया था, और उसी डेटा को मैथ्यू ने 8 अक्टूबर को सेव किया था। इसका मतलब कि विक्टर ने ये जानबूझकर किया था, क्योंकि वो इस वीडियो से कोई इशारा देना चाहता था, क्योंकि इस लैपटॉप को उन दोनों के अलावा किसी और को चलाने की इजाज़त नहीं है। जब मैथ्यू ने रिकॉर्डिंग को सुधारा, उसे अचानक उस रिकॉर्डिंग से कुछ नंबर मिले जो एक जगह के कोऑर्डिनेट थे। जब मैथ्यू वहां पहुंचा तो पता चला कि वो जगह विक्टर के घर के पास की एक झील की थी। कोऑर्डिनेट की मदद से वो झील के बिल्कुल बीच में पहुंच गया। फिर वह पानी में कूद गया और फिर उसे वहां से कुछ ऐसा मिला जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उसे वहां एट्रियन 800 का ओरिजिनल सीवीआर मिला। यहाँ पता चलता है कि विक्टर ने जानबूझकर इसे छुपाया था। उस सीवीआर के अंदर क्या था ये जानने के लिए सीधे वो विक्टर के घर गया। यहाँ पता चलता है कि एट्रियन 800 ने जब आखिरी उड़ान भरी थी उसमें एक पैसेंजर डेविड भी था। वो अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम को साफ करने के लिए वहाँ गया था। वो ये साबित करना चाहता था कि पेगासे की सुरक्षा कितनी खराब है। उसके पास एक लैपटॉप था जिससे उसने अपनी सीट के नीचे लगे अडेप्टर के साथ प्लग कर लिया था। शुरू में वो सिर्फ हैक करके उड़ान मार्ग को बदलना चाहता था, लेकिन किसी तरह वो ऐसा नहीं कर सका। तभी उसके लैपटॉप में कुछ दिक्कत शुरू हो गई जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से सिस्टम में परेशानी शुरू हो गई। वो हैकिंग को कैंसिल नहीं कर पाया और प्लेन कंट्रोल से बाहर हो गया, जिससे प्लेन की स्पीड एकदम से गिर गई। डेविड कुछ नहीं कर पाया। वो आत्मसमर्पण करने के अलावा कुछ और नहीं कर सकता था, क्योंकि विमान पहाड़ों में टकराने वाला था। विक्टर ने सीवीआर की रिकॉर्डिंग के अलावा अपने कन्फेशन के वीडियो को भी इसमें सबूत के तौर पर दिया था। यहाँ पता चलता है कि विक्टर ने जानबूझकर मैथ्यू को जांच में शामिल होने नहीं दिया था, क्योंकि वो जानता था कि मैथ्यू एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो जेवियर द्वारा किए गए अपराधों को उजागर करने में उसकी मदद कर सकता था। अपने कन्फेशन वीडियो में विक्टर ने स्वीकार किया कि वर्षों पहले जेवियर ने पेगासे के उपकरणों की कमियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे रिश्वत दी थी। एट्रियन 800 क्रैश हो जाने के बाद जेवियर को पता चला कि इस घटना के पीछे डेविड था। घटना की सच्चाई छुपाने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी को पता न चले कि पेगासे की सुरक्षा व्यवस्था कितनी ज़्यादा बुरी है, इसलिए उसने जानबूझकर डेविड का नाम पैसेंजर लिस्ट से हटा दिया था। फिर जेवियर ने विक्टर को धमकी दी कि अगर वो सीवीआर को गलत साबित करने में उसकी मदद नहीं करना चाहता तो वो उसका करियर बर्बाद कर देगा। यहाँ पता चलता है कि जानबूझकर टेररिस्ट की जानकारी उसमें ऐड की गई थी।
जो बाद में गलत साबित हुई। पेगासे की रेपुटेशन बचाने के लिए विक्टर को मजबूरन सीवीआर में हेरफेर करना पड़ा। जेवियर ये जानता था कि अगर जनता को पता चल जाएगा कि पेगासे की सुरक्षा व्यवस्था कितनी ज्यादा खराब है तो वह निश्चित ही तुरंत दिवालिया हो जाएगा। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति ने दावा किया था कि उसके पास विमान दुर्घटना के दौरान उसकी पत्नी का वॉइस मैसेज आया था, उसे भी पैसे देकर झूठ बुलवाया गया था। विक्टर ने अपनी गलती मान ली थी और उम्मीद जताई थी कि जेवियर जल्द ही पकड़ा जाएगा, पर अभी तक विक्टर के ठिकाने की कोई जानकारी नहीं थी। वो जीवित है या नहीं ये किसी को नहीं पता। इसके तुरंत बाद मैथ्यू को घर के बाहर कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी। उसने सारे घर की बिजली बंद कर दी सिवाय विक्टर के ऑफिस के। अभी तक ऑनलाइन फाइल ट्रांसफर कंप्लीट नहीं हुआ था। तब तक वो छुपकर रहा। मैथ्यू को घेरा जा रहा था। उसने ऑफिस के अंदर सीवीआर चालू करके लोगों का ध्यान अपनी ओर से हटाने की कोशिश की। वो लोगों का ध्यान भटकाने में कामयाब रहा और आखिरकार फाइल ट्रांसफर पूरा हो गया। मैथ्यू वहां से निकलने में कामयाब रहा, पर बदकिस्मती से उन लोगों ने मैथ्यू की कार में डिवाइस लगा दी थी जिससे उसकी कार को हैक कर लिया गया और वो अपनी कार को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मैथ्यू की कार को हाई स्पीड पर रखकर क्रैश कर दिया गया जिसमें उसकी मौत हो गई। नोएमी, जो अभी अपने पति की मृत्यु के सदमे में थी, वो पेगासे की नई एआई तकनीक के समारोह में शामिल हुई। लेकिन अचानक जब जेवियर तकनीक को पेश कर रहा था, सबके सामने विक्टर के कबूलनामे का वीडियो उसके पीछे बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया। इसे वहां मौजूद सभी पत्रकारों के मोबाइल पर भी भेजा गया। यहाँ पता चलता है कि मैथ्यू ने वो सीवीआर और कन्फेशन फाइल को अपनी वाइफ को भेजा था। उसी वक्त जेवियर को गिरफ्तार कर लिया गया। मैथ्यू आखिरकार जिस बात को साबित करना चाहता था वो हो गया। दुनिया को सच बता दिया गया था और जेवियर को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं नोएमी को अपने पति पर भरोसा ना करने का पछतावा हुआ और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इस कहानी के बारे में अपने कमेंट्स हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।